हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट चैप्टर एंडिंग पे आ गया है। अब इस चैप्टर में हमको बस एक ही चीज पढ़नी है, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर को कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। डेली लाइफ में भी यूज हो सकता है, ये होता ही है यूज, ठीक है। तो वो भी अपने देखेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा है मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको है ना थियोरेटिकल नॉलेज में कन्वर्ट करके तुमको थियोरी के फॉर्म में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने को पहले से वो सारी चीजें पता हो तो हमारा कि एग्जाम में टाइम बच जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये देखना, एक्स्ट्रा कुछ लिखवा रहा हूँ, तुम इसको अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए यूज करोगे, ठीक है ना। ये एडवांस लेवल है, तुमको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं बना के दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हर चैप्टर में मैं देता हूँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें नोट्स के अलावा। तो देखो, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, यार मुझे यहाँ पे नॉन एम्प्टी लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट ए और बी। तो यार सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो गोले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यार मेरे को क्या समझ में आता है, गोले है ना 5 प्रकार के बन सकते हैं, देखना। ठीक है, 5 प्रकार के गोले बन सकते हैं। 5 ये कितने बन सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। ये ए बी ओवरलैप करते हुए, ये ए बी अलग अलग, जिसको डिसजॉइंट बोलते हैं, या ये ए बी, इसका मतलब ए के अंदर बी। क्लियर है, ठीक है ना। जितने प्रकार के बन सकते हैं सारे प्रकार के मैं बना रहा हूँ। 4th बी है, या तो बी के अंदर ए होगा, या 5th ए बी। ए और बी दोनों सेम ही गोले रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। सब लिखते जाओगे साथ साथ में, ठीक है। तो तुमको पता ही है, ये वाले पार्ट को हम ए यूनियन बी बोलते हैं। यहाँ पे ये कौन सा पार्ट ए यूनियन बी होगा तुमको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं इसमें एक चीज लिख लेता हूँ, ये कौन सा, ये कब बनेगा, जब ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी 5, ठीक है। ऐसा कब बनेगा, यहाँ पे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैं लिखूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तुम प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो, सबसेट भी बना सकते हो, ठीक है। मैं प्रॉपर सबसेट ही बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, ये है ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है ना, ठीक है। एक एक करके चीज़ें सारी सुनते जाओ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके बारे में पढ़ाया मैंने, इसलिए मैं इन चारों के बारे में जो भी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अरे यार इसमें अगर मैं तुमको बोलूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो तुम ए इंटरसेक्शन बी 5 बोल दोगे, ठीक है। अगर इसमें मैं तुमको बोलूँगा ए यूनियन बी निकालो, तो तुम बोलोगे ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला प्लस ये वाला। तो मैं बोल सकता हूँ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5, ये क्लियर होगा, ठीक है। ये आगे भी बताऊंगा अच्छी तरीके से, तब क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी ए माइनस बी नाम की, तो ए माइनस बी क्या होता था, तो ए माइनस बी होता था कि ए की गोले में से बी निकाल दो। ये ए में से बी निकालते तो याद होगा ये वाला पार्ट बचता है। अगर यहाँ पे मैं ए माइनस बी निकालूंगा, मतलब ए में से बी निकालूंगा, तो बी तो है ही नहीं है में, तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा ए बच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए निकालूंगा, तो बी माइनस ए कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। समझ में आ गया होगा ये तुम लोगों को, ठीक है। इसके बारे में अभी इतना ही लिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर तुम यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करो, इस केस में ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिखना है, तो ए और बी को मिला के लिखेंगे तो पूरा का पूरा ही तो आएगा। तो पूरा का पूरे को क्या लिखा है अपन ने, ए लिखा है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी ए के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर तुमको कोई ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोलेगा, मतलब ये वाले गोले और ये वाले गोले में कॉमन क्या है, तो ऑब्वियसली यही वाला गोला कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अगर तुमको कोई इसमें
बी माइनस ए निकालने बोलेगा। पहले मैं बी माइनस ए ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो बी माइनस ए क्या आएगा, बी में से अगर ए निकाल दिया, इतने में से अगर ये निकाल दिया तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा ही निकल जाएगा। तो क्या आएगा 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आज के बाद कभी बी माइनस ए 5 दिया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि बी इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। सिमिलरली ये देखते हैं, अगर यहाँ पे तुमको कोई ए यूनियन बी निकालने बोलेगा तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी का यूनियन। पूरा मिला के अगर शेड करोगे तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ ही क्या होगा, बी आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट आएगा ए। ठीक है, अगर उसमें बी माइनस ए निकाला था, इसमें ए माइनस बी निकालोगे तो ए माइनस बी क्या है, इसमें से ये पूरा खींच के निकाल दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं 5। हमने इसमें ए माइनस बी की बात नहीं की है, इसमें बी माइनस ए की बात नहीं की है, तो चलो वो भी कर ही लेते हैं। अगर मैं इसमें बोलूँ ए माइनस बी, बताओ कौन सा पार्ट है, तो ए माइनस बी देखो कौन सा पार्ट है, ये ए में से अगर ये बी निकाल दोगे खींच के तो क्या कौन सा पार्ट बचेगा, पूरे में से इतना सा गोला निकालोगे तो ए माइनस बी शायद मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, सिमिलरली उसमें बी माइनस ए रखोगे तो वही वाला पार्ट मिलेगा। तो क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी निकालने बोलूँगा तो ए यूनियन बी, तो ए और बी तो सेम ही है तो यही आ जाएगा, ए के इक्वल ही हो जाएगा वो, या बी के। अगर ए और बी में इंटरसेक्शन पूछो तो ए और बी तो सेम ही है, तो कॉमन क्या है दोनों में, अरे पूरा का पूरा कॉमन है, तो ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में चारों सेम होते हैं। ठीक है, ए माइनस बी निकालोगे, ऑब्वियसली इस गोले में से यही गोला निकाल दोगे, या बी माइनस ए निकालोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट तुम सारे केसेस में देख लो, यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे ए यूनियन बी कुछ और आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा। यहाँ पे ए यूनियन बी ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा, वहाँ पे कुछ और आएगा। एक ही केस है जहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या आएंगे, सेम। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, इफ दूसरे कलर की पेंसिल लिखता हूँ, लिखेगा नहीं शायद, इफ ए यूनियन बी is equal to A intersection B, then it implies A is equal to B। ठीक है, कहीं पे भी कभी भी आज के बाद तुमको ऐसा लिखा हुआ मिले कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल है तो उसका मतलब है वो A is equal to B वाले केस की बात कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुमको कभी A यूनियन B A मिलेगा तो तुम ये वाला केस सोच सकते हो। ठीक है ना, ये खुद से तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन को 5 अलग अलग प्रकार के सवाल को थियोरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, ये तुम लोगों को कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैंने पढ़ाया है, तो अपने को अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें तो अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, स्टडीड ऑलरेडी। इसमें एक पॉइंट में लिखाऊंगा, एक पॉइंट में लिखाऊंगा, उसके लिए जगह छोड़ दो, अभी नहीं लिखाऊंगा, लिखा दूंगा, मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। तुम अगर ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो तब तो बेस्ट होगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता याद करना पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम, तो हम जो भी कुछ इस टाइप का दिया रहेगा तो हम ये पांचों के बारे में सोचेंगे। अरे दो गोले इन 5 के अलावा और कोई तरीके से नहीं बन सकते, या तो ओवरलैप, या तो अलग अलग, या तो एक के अंदर ये, या तो उसके अंदर दूसरा, या दोनों इक्वल। ठीक है ना, अब तुम बोलोगे टच करने वाला सर, तो ये टच करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। टच करने के बीच में कोई एलिमेंट थोड़ा लिख दोगे, तो ये और ये तो बराबर ही चीज़ होगी। ठीक है ना, तो जब भी 2 सेट की बात करेगा, मान लो तुमको ये कंडीशन एग्जाम में लिख के दे दी कि बताओ भाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए से तुमको क्या समझ में आता है, तुमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम ये पांचों बना के देख लोगे। ठीक है, फटाफट हो जाएगा, पांचों बना के देख लो और पांचों केस में ए यूनियन बी चेक कर लो। जैसे मान लो कि मेरे को क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल देखो, मान लो मुझे एग्जाम में बोल दिया कि ऐसा ज्योमेट्री बनाओ ए और बी का वेन डायग्राम बनाओ सच दैट ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है तो मैंने क्या किया, फटाफट
पाँचों बना लिए। देखना यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं, फटाफट पाँचों बना लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसको करने का बेस्ट तरीका है, वरना रट्टा मारो। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन ये आएगा, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन ये आएगा, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन ये आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल दिया है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल दिया है, तो इस केस में ए के इक्वल है, इस केस में बी के इक्वल है। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इस केस में ए के भी इक्वल है, बी के भी इक्वल है, तो हम इन दोनों में से बोथ कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है ना, कोई भी ले सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। क्लियर है कैसे यूज़ करना है? तो आगे भी यूज़ करना ही है अपने को। अभी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, जो भी बताइए एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट मैं तुम लोगों को कुछ रिप्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा पगलाना मत, शांति से देखो। ठीक है, इसी चीज़ को मैं 3 बार बताऊंगा अलग अलग चैप्टर्स में, तो नोट बना के लिखना स्टार्ट करना। नोट बना के क्या लिखोगे? देखो, मैंने 2 सेट को हमेशा ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, मैंने 3 सेट को हमेशा ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं है ना ऐसे लिख रहा हूं, कंसिडर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A1 एंड A2, और नाम दिया उनको। ठीक है, देयर यूनियन इज A1 यूनियन A2। सिमिलरली कंसिडर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स A1 A2 and A3, their union is A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, तो समझ गए होगे ना यार इसमें क्या है? 2 का यूनियन A1 यूनियन A2, एक यूनियन B, 3 का यूनियन A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो उसको A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट किया है। तो हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है, हम ये यूनियन पहले बनाते हैं बड़ा सा। ठीक है, अब ये जो A1 है, A2 है, A3 है, तो ये 1 2 3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई को हम बोलते हैं, सुन लो सारी चीजें, आई को हम बोलते हैं नोटेशन। ठीक है ना, वो 1 2 3 तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, ये आई। यहाँ लिखते हैं आई 1 से लेके 3 तक। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे आई को पहले पुट करेंगे 1, फिर यूनियन बनाया ना, फिर नेक्स्ट 2, फिर यूनियन, नेक्स्ट फिर 3, 1 से लेके 3 तक। सिमिलरली तुम एक चीज सोच के देखो, अगर 2 का बढ़ा दिया, 3 का बढ़ा दिया, n का, अब n क्या है तो पता नहीं मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, बहुत सारे। इन सबका अगर यूनियन लेना है तो इन सबका क्या लिखेंगे? बड़ा सा यूनियन बनाया, 1 2 3 4 सबको रिप्रेजेंट किया ये आई से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आई 1 से लेके कहाँ तक जाना है? n तक। ठीक है, अगर 1 से लेके 5 तक जाना होता तो फिर आई 1 से लेके 5 लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा? बस ये क्या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सिमिलरली अगर मुझे इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 AM, तो हम इसको इंटरसेक्शन का साइन बनाएंगे 1 से लेके n AI। क्लियर है ना? ये आई क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, नोटेशन है। ठीक है ना, वो ये 1 2 3 4 सबको रिप्रेजेंट करता है। ये आई 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल सा ये तुम लोगों को याद रखना है यार कि इसका मतलब क्या होता है, तो याद ही रखोगे ना, और क्या करोगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक चीज़ है, ये भी मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान तो दे ही रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, वेरी अर्ली। ठीक है, अभी ये मैं एक और जगह पढ़ाऊंगा, विल बी टॉट अगेन इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, उसमें फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन सुन लो, सुनने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो एक चीज़ बताई थी पहले, वो लिख देता हूँ। A1
intersection A2 is equal to 5, then A1 and A2 are disjoint sets, है ना. Similarly A1 intersection A2 intersection A3 is equal to 5, then A1 A2 A3 are डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट का मतलब तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. अब इसमें है ना, देखो क्या रहता है, इसमें दो चीज़ें रहती है. दो चीज़ें क्या रहती है, सुनना ध्यान से. इसमें रहता है, एग्जाम्पल देखना. ठीक है. अब तुम अगर A1 A2 A3 देखोगे तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसका मतलब है तीन चीज़ें का इंटरसेक्शन लेने का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जो तीनों में है. तो मैं देखूंगा A1 और A2 में 3 है, 3 उसमें है क्या, नहीं है. तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन है. तो हम लिखते A1 A2 A3 बिलोंग्स टू 5. ठीक है. तो उसके बाद बोल देते कि A1 A2 A3 यार डिसजॉइंट सेट्स. क्लियर है. A1 A2 A3 आर डिसजॉइंट सेट्स. अब एक और एग्जांपल सुनो. A1 है 1 2 3, A2 है 4 5, A3 है 5 6 7. यहाँ पे तुम A1 A2 A3 का इंटरसेक्शन देखोगे तो 5 आएगा. A1 A2 A3 आर डिसजॉइंट सेट. फिर से लिख दिया. ठीक है. अब अलग क्या है वो सुनो ध्यान से. इसमें और उसमें यहाँ पे तुम सिर्फ A1 और A2 का इंटरसेक्शन लोगे. A1 A2 का इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा. देख लो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. तो हम बोलते हैं A1 एंड A2 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट. ठीक है ना. दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सिर्फ डिसजॉइंट और एक होता है पेयर वाइज डिसजॉइंट. इसका मतलब ये है कि अगर तुमको ऐसा लिख के दे दिया कि देखो इफ A1, A2, A3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट. अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, पेयर वाइज, पेयर का मतलब क्या होता है, दो दो करके. तो ये दो दो करके अगर डिसजॉइंट है तो A1 इंटरसेक्शन A2 भी 5 आएगा, A2, A3 इंटरसेक्शन भी 5 आएगा और A1, A3 का इंटरसेक्शन भी 5 आएगा. समझ लो. पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर दो दो करके लोगे तो भी इंटरसेक्शन 5 आएगा. मतलब इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है. तो अगर इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा. तो इफ A1 A2 A3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट तो उसका मतलब ये होता है. ठीक है. और अगर लिखा है इफ A1 A2 A3 आर डिसजॉइंट तो उसका मतलब ये होता है कि तीनों का इंटरसेक्शन 5 है. ठीक है ना. मैं जैसे ये चीज क्लियर होगी. पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब दो दो करके डिसजॉइंट और सिर्फ डिसजॉइंट का मतलब कि तीनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है. ठीक है ना. अब तुमको ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो सुन लो ध्यान से. देखो मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे 5 हटा दूँ तो सिर्फ 6 7 लिख देता हूँ. ठीक है. अब तुम ये देखोगे तो A1 A2 में भी इंटरसेक्शन नहीं है, A2 A3 में भी इंटरसेक्शन नहीं है. ठीक है. और A3 A1 में भी, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं. तो पहला पॉइंट देखो, इफ A1, A2, A3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट देन दे आर ऑल्सो डिसजॉइंट. समझो इसका मतलब. देखो फिर से बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बना सकते क्वेश्चन. ऐसे ही पढ़ा दिया है मैंने, फिर से पढ़ाऊंगा, लिख दिया यहाँ पे. अगर A1 A2 A3 पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसका मतलब A1 A2 में भी कुछ कॉमन नहीं है, A2 A3 में भी कुछ कॉमन नहीं है, A1 A3 में भी कुछ कॉमन नहीं है. तो अगर दो दो में कुछ कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली तीनों में कैसे कॉमन आएगा. तो A1 A2 A3 डिसजॉइंट भी होंगे. बट इफ A1 A2 A3 आर disjoint
दे मे और मे नॉट बी पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है, अगर सिर्फ इतना दिया है कि वो डिसजॉइंट है तो वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसका एग्जांपल ये रहा ऊपर, देखो A1 A2 A3 डिसजॉइंट है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट है क्या? नहीं है। A1 A2 में कॉमन है, A2 A3 में भी कॉमन है 5। ठीक है ना, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है लेकिन ओवरऑल डिसजॉइंट है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स का मतलब समझ में आया ना, पेयर वाइज डिसजॉइंट और डिसजॉइंट का। ये यहाँ क्यों पढ़ा है? एक्स्ट्रा है, अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि तुम लोग जब प्रोबेबिलिटी में मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा तो 6 महीने 7 महीने पहले ही पढ़ के रखोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक बार लास्ट बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब है कि दो दो करके कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, तो फिर तीनों में भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट होंगे, लेकिन अगर सिर्फ डिसजॉइंट है मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों को कंबाइन लेंगे कुछ कॉमन नहीं है, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में है। ठीक है ना, तो डिसजॉइंट है, लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट है क्या? नहीं है। इन दोनों में देखो 3 कॉमन है, इन दोनों में देखो 5 कॉमन। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को, समझ में आ गया? तो ये अच्छे से नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा। ठीक है ना, अपने को आगे पढ़ना है एक चैप्टर में भी। क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं जेईई के अलावा जिनमें मैथमेटिक्स बहुत टफ होता है। ठीक है ना, उसमें आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C in the following diagram. ठीक है, 4 डायग्राम्स बना के दे रहा हूँ। ABC ऐसा बना है, अरे बन तो वैसा बनेगा, तो वैसा ही बनाना, तो हमेशा वैसा ही जो मैंने पहले बनवाया था। ठीक है ना, अभी मैंने कुछ भी बना दिया है, मेरी इच्छा, तुमको बस शेड करके देना है मुझे। ABC कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है ना, ABC। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या बोल रहा है? A यूनियन B, मतलब चलो मैं एक काम करता हूँ, एकदम लाइट कलर के पेन से बनाता हूँ। A यूनियन B मतलब ये है। ठीक है, A यूनियन C मतलब ये है। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसी जगह जहाँ दोनों लाइन आई है। कहाँ पे आई दोनों लाइन? ये रही, शेड कर दिया। ठीक है, इसमें देखते हैं A यूनियन B मतलब A और B का यूनियन। अब ये मत कंफ्यूज होना, वैसे C भी तो हो गया है, तो C उसके अंदर है तो मैं क्या करूँ? मैं तो सिर्फ A और B देख रहा। A यूनियन C, A और C का यूनियन, यही पूरा आएगा। ऐसी जगह जहाँ दोनों लाइन आ रही है, वो दिख ही रहा होगा कहाँ दोनों लाइन आ रही है। नेक्स्ट A यूनियन B, नेक्स्ट A यूनियन C, ऐसी जगह जहाँ दोनों लाइन आ रही है। ठीक है, A यूनियन B, A यूनियन C, A और C का यूनियन। ऐसी जगह जहाँ दोनों लाइन आ रही है। दिख रहा है तुम लोगों को कौन सी जगह है?
ठीक है ना। तो कुछ ये है, तो समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब जैसे तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सर ये 3 गोले आपने तो ऐसे बनाए थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अरे अलग अलग है ना भाई। ये क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी बी फाई है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी बी फाई है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी फाई ही होगा तब तो। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड डिसजॉइंट, दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये ए इंटरसेक्शन बी कुछ तो भी है, ए इंटरसेक्शन सी, ये देखो ये वाला पार्ट था ना इंटरसेक्शन बी, ये था वाला पार्ट था इंटरसेक्शन सी। तीनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या, ऐसा रीजन है क्या जो तीनों में कॉमन है, तो कोई भी रीजन नहीं है जो तीनों में है। तो ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई वाला है, मतलब डिसजॉइंट, सिर्फ डिसजॉइंट, पेयर वाइज नहीं। बी और सी का कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ए सी में है और ए बी में भी है, तो पेयर वाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी बनाया था मैंने, ये याद होगा तो ये कौन सा पार्ट है, तो ये है सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, वो वाला पार्ट है ये। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई वाला पार्ट है, पेयर वाइज नहीं है, ये सिर्फ डिसजॉइंट है। कैसे डिसजॉइंट है, सिर्फ दिख रहा होगा तुमको, ए और सी में कुछ तो भी कॉमन है ना, पूरा का पूरा सी कॉमन है। ये कौन सा है, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ए बी के अंदर है और बी सी के अंदर है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। जैसे इसका एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो एग्जांपल है, ए लिख दिया मैंने सेट ऑफ ह्यूमंस, बी लिख दिया मैंने सेट ऑफ मेल्स, और सी लिख दिया मैंने सेट ऑफ हस्बैंड्स। ठीक है, तो अगर तुम बनाओगे तो सबसे पहले ह्यूमंस आएंगे, ह्यूमंस के अंदर कुछ मेल्स होते हैं कुछ फीमेल्स होते हैं, तो उसके अंदर मेल्स के अंदर ये हस्बैंड को सी से रिप्रेजेंट करें, इसको बी से और इसको ए से, बी है ए है सी है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। ये वाले कौन से, ये कैसे लोग हैं, ये लोग हैं हस्बैंड, ठीक है, ऑब्वियसली मेल तो हो ही गए, हस्बैंड है तो, और ह्यूमंस भी हो गए। ये ग्रीन वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये मेल्स हु आर नॉट हस्बैंड। ठीक है, इसके बाहर वाला ये कौन सा पार्ट है, तो ये है ह्यूमंस हु आर नॉट मेल। ठीक है, क्लियर है। तो तुमको ऐसे भी मैंने कल एक एग्जांपल कराया था कि 3 कुछ भी लिख के दे दिया और पूछ लिया कि बताओ उन तीनों को वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वो तीनों कैसे दिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। ठीक है, 2 सवाल और करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक नोट लिख लो। डिसजॉइंट को एक और वर्ड है डिसजॉइंट के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी यूज नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, दिखा के छोड़ा है बस। ठीक है, डिसजॉइंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। क्लियर है, ठीक है, दोनों एक्सक्लूसिव ऐसे सोच सकते हो खुद के लिए। तो अब अपने एक सवाल करते हैं, वैसा ही सवाल है, शेड A delta B in the following diagram। ठीक है, 2 ही है, तो तुमको पता ही है 2 कितने प्रकार के बनते हैं, या तो ये A, या तो ये, या तो A के अंदर B,
के अंदर ही ए बराबर, ठीक है। ए ट्राइंगल भी क्या होता है, याद है क्या? याद करो यार, नहीं याद है तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो यहाँ पे तो मुझे याद है कि ए माइनस बी ये होता है और बी माइनस ए ये होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे बोलूँगा तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए माइनस बी बोलूँगा, ए में से अगर बी निकालोगे तो ये हो गया, और बी माइनस ए बोलोगे तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये यार रट्टा मारना है क्या? मार लो, मैं तो ना ही बोलूँगा, रटना है तो रट लो। ए माइनस बी मतलब यहाँ पे इसमें देखते हो ए में से बी निकाल दिया तो मतलब ये बाहर वाला पार्ट है, और बी में से ए निकाल दिया तो बी में से ए निकाल दिया तो यार इसमें से ये पूरा निकाल ही देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। दोनों का यूनियन मतलब दोनों मिला के लिखना है, तो यही आएगा। सिमिलरली इसमें भी अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करोगे तो मेरे को नहीं लगता कुछ और आएगा, देख लो करके। यहाँ पे करोगे ए माइनस बी, ए में से बी निकाल दिया, बी में से ए निकाल दिया तो कुछ तो बचा ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से भी तुमको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ए ट्राइंगल बी फाई आ रहा है तो ए और बी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। लिख दूं ये चीज, देखना, इफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू फाई, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अगर ए डेल्टा बी एम्प्टी सेट आया तो इसका मतलब है ए बी के इक्वल है। यार ये सब याद नहीं कर पाओगे, मैंने क्या बोला है, पांचों बना के चेक कर लेना एग्जाम में। अगर ये आ गया स्टेटमेंट कि बताओ भाई ए डेल्टा बी फाई है, तो इन चारों में से क्या समझ में आता है, एक में ऑप्शन ये लिखा है, कैसे पता चलेगा? चारों बना के देख लेंगे, पांचों बना के देख लेंगे। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, जिसको अपने बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, बाकी पूरा कवर कर दिया मैंने। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पास 1 दिन का समय है, ठीक है। वो होमवर्क तुमको बस पूरा करके दिखाना है। हाँ, तो तुम लोगों का ये होमवर्क है, ठीक है। मैंने शीट के मैक्सिमम लेवल 1 के क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है ना। मैं पूरे के पूरे होमवर्क अभी दोबारा लिख दे रहा हूँ, यही है पूरा होमवर्क, ठीक है ना। तुम लोगों को ये सॉल्व करना है। थर्सडे को जो मेरा वीडियो रहेगा, वेडनेसडे को मेरी क्लास नहीं है तुम्हारे बैच में, तो थर्सडे को जो मेरा वीडियो रहेगा, थर्सडे के वीडियो में तुम लोग मुझसे जो भी डाउट पूछोगे, एक बार फिर से बोल देता हूँ, वेडनेसडे बिफोर 9 PM, ठीक है ना। वेडनेसडे बिफोर 9 PM तुम लोगों को तुमको जितने भी डाउट्स हैं शीट में, उन सब के क्वेश्चंस नंबर लिख के भेजने हैं, ठीक है। मैं थर्सडे का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक DPP भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं DPP नंबर 4, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।